हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB थर्ड ईयर। सेम है हमारा फिफ्थ। एक्ट है हमारा BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम या एविडेंस लॉ। ठीक है, BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हमारा नया लागू हुआ है 2023 का, उसका कोड है 5007। और जो हमारा पुराना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ठीक है, इसका कोड है 5003। ये नाम होते हैं, ये इनके रोल नंबर मान लो या कोड मान लो। ठीक है, जिस प्रकार से किसी स्टूडेंट का रोल नंबर होता है उसी प्रकार से लॉ के एक्ट के एक कोड होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। या आप किसी भी सेमेस्टर वाइज परीक्षा दे रहे हो तो वहां पे सब्जेक्ट के कोड डाल दिए जाते हैं। अब से पहले मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। 4 क्वेश्चन मैंने आपके कराए हैं, आप प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा। दूसरी बात, जो मैं स्टार्टिंग में जो आपको कुछ बताने वाला होता हूं तो आप क्या करते हो, उसे काट के आगे चले जाते हो और फिर आप कमेंट में मेरे से क्वेश्चन करते हो कि सर इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। तो मैं स्टार्टिंग में ही आपकी कमेंट का और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देता हूँ। लेकिन आप क्या है, आप सीधे क्वेश्चन की तरफ भागते हो कि जहां पर लिखा हुआ है वहां चलो सीधा। ये बातें बेकार की हैं। तो भाई पहले इन चीजों को अच्छे से सुना करो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन आप इसे आगे काट के निकल जाते हो तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, अब मैंने जो क्वेश्चन कराया था, एक तो स्वीकृति और एक संस्वीकृति और पुलिस गवाही कोर्ट में कहां तक मान्य है, ये वाले मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं। प्लेलिस्ट पे जाकर देखना। प्लेलिस्ट में आपको BSA एविडेंस लॉ और कोड दोनों लिखे मिलेंगे और सेम लिखा मिलेगा। अगर किसी का सेमेस्टर या कोड मैच नहीं कर रहा है तो उससे आप परेशान ना होना, आपका सिलेबस मैच करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट की आर्थिक स्थिति कमजोर है, या कोई सिस्टर विधवा है, या कोई दिव्यांग है, विकलांग है, अगर उसे PDF नोट्स की जरूरत है तो वो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे परचेज कर सकता है। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट हमारे अदरवाइज इनसे अलग कोई स्टूडेंट अगर हमारे नोट्स लेना चाहता है तो वो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे परचेज कर सकता है। एक सब्जेक्ट का प्राइस आपका 1 एक्ट का प्राइस 199 और 5 का आपका 499 है। ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आज का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋतुकालीन घोषणा। और एक बात ध्यान से रखना, ये इतना महत्वपूर्ण है, इसके जो आने की जो संभावना है 90% प्लस बनी हो रहती है। 90% बन, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका ज्यादातर 10 नंबर और 20 नंबर में आता है। कभी कभी ये 10 और 20 दोनों में ही आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख लो 90 प्लस, मतलब 10% चांस ऐसे रहते हैं जब नहीं आता है, नहीं तो अक्सर ये क्वेश्चन आपका आता है। दूसरी बात, जिन स्टूडेंटों की बैक है और एक्स स्टूडेंट हैं, वो पुराने वाले तरीके से ही पेपर देंगे, जैसे उन्होंने पहले पेपर दिया था, जैसे CRPC का जैसे पहले दिया था ऐसे ही, और लॉ ऑफ एविडेंस का जैसे पहले पेपर दिया था ऐसे ही पेपर देंगे। ठीक है, उन्हें न्यू एक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, वो पुराने याद करेंगे। और जो पहली बार इनका पेपर दे रहे हैं, बैक वाले और एक्स वाले पहले दे चुके हैं, उनकी बैक या एक्स तभी लगी हुई है। ठीक है, तो उनको क्या है, इनको पुराने वाले से ही, और जो न्यू है जो पहली बार पेपर देंगे वो न्यू एक्ट जो मैं बताता जा रहा हूं उनको याद करोगे। लेकिन सिलेबस सभी का 70% मैच रहेगा, इनका तो पूरा ही रहेगा। इनका तो 90% पेपर यहीं से आएगा जो मैं करा रहा हूं। बैक और एक्स वालों का जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उनका 70% पेपर यहीं से आएगा। ठीक है, ये मैं पहले ही बता के चल रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दोनों इंफॉर्मेशन मैंने आपको
दे दी हैं जो महत्वपूर्ण थी। एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं, एग्जाम टाइम पे हमारी एक एक नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार से आपके लिए लॉ का चैनल महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से मैंने एक व्हाट्सएप पे एक चैनल बनाया है, रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसे फॉलो कर लो, क्योंकि उस पर आपको महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे, आप चूक ना जाओ, इसलिए आप उसे फॉलो कर लेना। ज्यादा बात ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन है हमारा 4, मृत्युकालीन घोषणा। मृत्युकालीन घोषणा होती क्या है, थोड़ा सा मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूं बात, उसके आधार पर फिर हम आगे चलते हैं। एक एग्जांपल पेश कर देता हूं, जैसे ए है। एक कोई भी व्यक्ति हो सकता है इसका किसी से विवाद हुआ हो सकता है इसे किसी ने धोखे से बुलाया हो, ठीक है, हो सकता है ये किसी की चाल में आ गया हो, या कोई अन्य कारण हो, ठीक है। एक ही स्थिति ऐसी है कि वो मरने वाला है विवाद की वजह से, धोखे से बुलाकर उसे मारने की कोशिश हुई, या चालबाजी से, या अन्य कोई कारण है। ए उस स्थिति में है कि बस उसके प्राण निकलने वाले हैं, मृत्यु होने वाली है, ठीक है। और वो कोई सबूत, जिसने उसके साथ ये दुर्घटना करी है, कोई सबूत देता है या छोड़ता है, उसी को मृत्युकालीन घोषणा कहते हैं, ठीक है। विवाद हो सकता है, किसी से किसी का झगड़ा हो, या किसी ने धोखे से या चाल से किसी को बुलाया हो या फंसाया हो, या कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं। अन्य कारण में हजारों हजार आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। परिस्थिति कैसी हो, जो ए है उसकी स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि वो बस मरने ही वाला है, और इसमें ये कोई दूसरा पक्ष हो सकता है, ये बी, इसमें ये कोई भी पक्ष हो सकता है, ठीक है। उसने इसे इतना मारा, या इस प्रकार की कंडीशन हो गई है कि वो मरने ही वाला है। मरने से पहले ये कोई सबूत दे के जाता है व्यक्ति ए, या छोड़ता है, उसको जब ग्रहण किया जाता है तो उसी को कहते हैं कि मृत्युकालीन घोषणा कहते हैं, उसे कहते हैं मृत्युकालीन घोषणा। दूसरी बात, ये लिखित भी हो सकती है, भाई मरने से पहले वो कहीं कोई चिन्ह बना गया हो, कोई निशान दे गया हो, या कोई संकेत दे गया हो, ठीक है, ये लिखित भी हो सकती है, सांकेतिक भी हो सकती है, ठीक है। भाई कोई संकेत दे गया हो, लिखित में दे गया हो, या उसके प्राण निकलने वाले हों उससे पहले कोई व्यक्ति उसके पास पहुंच गया हो और वो मौखिक बोल दे। भाई हम किस प्रकार से अपनी बातों को बता सकते हैं, लिख कर बता सकते हैं, बोल कर बता सकते हैं, या संकेत के द्वारा हम किसी को बता सकते हैं। लेकिन लिखित कथन, सांकेतिक कथन और मौखिक कथन ऐसे हों कि बस वो अंतिम क्षण के हों। कैसे हों? अंतिम क्षण के। तो उसी को, जो सबूत के तौर पर, उसी को कहते हैं ये मृत्युकालीन घोषणा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के जरिए से इसे समझाता हूं, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए है और यहां पे बी था, ठीक है। ये दोनों क्या हैं? दोस्त हैं आपस में, ठीक है। ए और बी क्या है? आपस में दोस्त हैं। ए अपने घर पर बताकर जाता है कि मैं बी के साथ पार्टी में जा रहा हूं। किसके साथ पार्टी में जा रहा हूं? बी के साथ, ठीक है। अपने घर पर बता के जाता है ए, और रात्रि को इसका फोन आता है या किसी के द्वारा सूचना आती है, भाई ये मृतक व्यक्ति है, हो सकता है ये मर गया हो,
या हो सकता है ये भी जिंदा हो। देखो दो एग्जांपल दे रहा हूं एक में ही। आप ये सोचो कि अलग अलग दूं तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। या तो एक ही कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है, बस प्राण निकलने ही वाले हैं, या ये मर चुका है। ठीक है, मर गया है तो किसी अन्य व्यक्ति ने इसके घर पे सूचना दी। अगर ये जिंदा है तो इसने ही फोन करके या किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना घर पे पहुंचवाई। अब पहुंचते हैं, इसकी क्या कंडीशन हो सकती हैं? दो। ये बी ने इसको पीटा था, मारा था बहुत ज्यादा, ठीक है, पार्टी के बाद, और इसकी स्थिति ऐसी हो गई कि बहुत ज्यादा गंभीर और मरने ही वाला था, तो इसने किसी शीशे पर, कागज पर या कहीं दीवार पर उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जिसने इसको मारा था। जैसे इसका दोस्त था बी, बी का इसने नाम लिख दिया। ठीक है, ये इतना ऐसे होश था कि मैं बी का नाम लिख रहा हूं। या ये व्यक्ति शीशे पर, कागज पर या दीवार पर नाम लिखकर क्या है, मर गया। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, शीशे पे, कागज पे या दीवार पे नाम लिखकर मर गया है। दूसरा कौन सी कंडीशन बनती है कि जब ए के घर पर सूचना पहुंची और ए के घर वाले इसके पास पहुंचे, हो सकता है घर वाले हों, मित्र हों या पुलिस पहुंच गई हो, और इसने बताया कि मुझे बी ने बहुत ज़्यादा मारा है और उसने मुझे पहले शराब पिलाई या नशीला पदार्थ दिया, और उसके बाद उसने दयनीय स्थिति में मुझे यहाँ पर छोड़ दिया है और बहुत ज़्यादा मुझे मारा है, और इतना कहते कहते वो मर जाता है। क्या है? मर जाता है। जो उसने कथन किए हैं, जो उसने बोला है बी के बारे में कि उसने मुझे मारा है, दयनीय स्थिति में छोड़ के मुझे चला गया है, गंभीर स्थिति में छोड़कर, और उसने मुझे नशीला पदार्थ पिलाया था। ठीक है, ये क्या है? मृत्युकालीन घोषणा है। ठीक है, अब देखो जैसा कि मैंने बताया था, एक तो लिखित हो सकता है, एक सांकेतिक हो सकता है, ठीक है, और एक मौखिक हो सकता है। मौखिक में उसने बोला, मरने से पहले वो बोल के गया है कि बी ने मुझे मारने की कोशिश करी और मुझे दयनीय स्थिति में, गंभीर स्थिति में छोड़कर चला गया है और बहुत ज्यादा मारा है उसने। ठीक है, लेकिन उस समय मैं बच गया था, लेकिन अब मर गया हूं। दूसरा, वो शीशे पर, कागज पर या दीवार पर लिखित कथन छोड़ जाए। ठीक है, या कोई सांकेतिक निशान छोड़ जाए, भाई हो सकता है निशान भी सांकेतिक हो। ये हो गए एक तीसरा एग्जाम्पल और क्या है, जब इसके परिजन, ए के परिजन या पुलिस वाला कोई भी इसके पास गया और इसकी कंडीशन ए की इस प्रकार की नहीं थी कि वो बोल सके, वो लास्ट स्टेज पर था, तड़पने, तड़प तड़प के वो इशारे कर रहा था, तो उसके परिजनों ने या जो भी उसके पास पहुंचा हो, उन्होंने उससे सवाल करे और वो अपने उनके सवालों का जवाब हाँ या ना में दे रहा हो इशारों से। जैसे बूझा, जैसे घर वाले थे कि तुम बी के साथ आए थे, वो इशारे से बोले, नार का इशारा देके हाँ, उंगली का इशारा हो, नार का हो, पाँव का हो, जो उसका अंग चल रहा हो, तो उस इशारे को हाँ का इशारा माना जाएगा। और उनसे पूछा जाए जैसे कि बी ने ही मारा है या कोई और भी साथ था, तो वो इशारे में जैसे इशारे देते हैं तो इशारे से बता सकता है कि बी ही था अकेला या और भी कोई था। तो उस समय उस संकेत को मृत्युकालीन घोषणा माना जाएगा। दूसरी बात, जब वो अपनी बात कहते कहते व्यक्ति मर जाए और उसकी बात अधूरी रह जाए, ठीक है, हालांकि वो बी का नाम बता दे कि मुझे बी ने मारा है, और जब एक पुलिस वाला या उसका परिवार वाला ये पूछे कि क्या बी के साथ कोई और भी था, और इतना बूझने पर वो मर जाए, तो वो बी का नाम पहले बता चुका है, तो वो क्या है? मृत्युकालीन घोषणा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसको दोबारा समझ लो, अगर कोई व्यक्ति है, अंतिम क्षण में है, वो लिखित कथन कर सकता है, सांकेतिक कथन कर सकता है, या बता सकता है, या मौखिक। लिखित में जैसे शीशे पर लिख दे, कागज पर लिख दे, दीवार पर लिख दे। ठीक है, ये हो गया लिखित। मौखिक, मरने से पहले उसके परिजन या पुलिस वाले, कोई सहपाठी या कोई अन्य व्यक्ति वहां पर पहुंच जाए और लिखित में उसे
बता दे। एक होता है सांकेतिक, संकेत के इशारे, इशारे के आधार पर, संकेत के इशारे पर वो सूचना दे दे कि किसने उसे मारा है। अब ये चीज जो है आपको जितनी समझ में आई हो बढ़िया है, नहीं तो क्वेश्चन जब करेंगे आगे तो उसमें और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा आगे चल के। क्वेश्चन है 3, मृत्युकालीन घोषणा क्या है, यह किस प्रकार सिद्ध की जाती है। मृत्युकालीन घोषणा की गृहता से संबंधित साक्ष्य विधि को समझाइए। क्या दोष सिद्ध के लिए मृत्युकालीन घोषणा को एकमात्र आधार बनाया जा सकता है। यहां पर कह रहे हैं कि क्या अगर कोई व्यक्ति अंतिम घोषणा दे के जाए, मतलब मृत्युकालीन अंतिम घोषणा हो और उसके अलावा और कोई तथ्य ना हो, बस कह के चला जाए कि मुझे फलां व्यक्ति ने मारा है, जैसे यहां पर बोल दे कि मुझे बी ने मारा था, उसके अलावा भी कोई और तथ्य की आवश्यकता रह जाती है उस व्यक्ति को दोषी साबित करने के लिए, क्या वही सफिशियंट है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा है इस प्रकार आ सकता है तीसरा ही, मृत्युकालीन कथन किसे कहते हैं। साक्ष्य के रूप में मृत्युकालिक घोषणा की पूर्ण रूप से विवेचना कीजिए। क्या उसके आधार पर ही अभियुक्त को दोष सिद्ध माना जा सकता है। वादों का हवाला दीजिए। वाद यानी केसों का हवाला दीजिए। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं, जब हम अपने क्वेश्चन के आंसर राइटिंग में ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं, हेडिंग्स डालते हैं, ठीक है, सेक्शन डालते हैं ब्लैक पेन से, और अगर हम केस लिखते हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं। दूसरी बात, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा केस। अगर आपने एक केस घेरा तो आपके 3 नंबर पक्के, अगर आपने 3 केस घेरे तो आपके 9 नंबर पक्के। ये अगर 20 नंबर के केस में अगर आपने 20 नंबर के क्वेश्चन में अगर तो आपने 3 केस लिखे हैं तो आपके 9 नंबर पक्के। ठीक है, आगे चलते हैं। तो केस हमारे क्वेश्चन को मजबूत करते हैं। ये थे क्वेश्चन, मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम जो है इसके आंसर को देखेंगे। एक बात और बता दूं, जहां पर मैं रेड पेन से सेक्शन डालूं वो न्यू वाले स्टूडेंट स्टडी करेंगे जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, पहली बार 5th सेम का पेपर दे रहे हैं, यानी कि अपना एविडेंस का पेपर दे रहे हैं। ठीक है, वो रेड वाले सेक्शन याद करेंगे जो मैं लिखूंगा। और जिनकी एक्स है और बैक है, वो जो इस नोट्स में लिख रहे हैं वो इसी को एज इट इज याद करेंगे, उनको कोई फेरबदल नहीं करना है जिनकी एक्स और बैक लगी हुई है। ठीक है, बात करते हैं न्यू सेक्शन की। ये जो मृत्युकालीन घोषणा है, ये ओल्ड सेक्शन के अकॉर्डिंग तो 32 है, 32(1), और न्यू के अकॉर्डिंग ये 26 है। ठीक है, ओल्ड यानी एविडेंस, ठीक है, 5003। ये बी ऐसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अकॉर्डिंग, ये एक्स और बैक वाले बच्चे याद करेंगे इसे, और इसको फर्स्ट टाइम वाले। भाई इससे ज्यादा और आसान तरीका नहीं है बताने का। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन की एक खास बात और है, वो भी मैं बता देता हूं। देखो, इस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना। अगर एक बार आपके दिमाग से ये निकल गया ना, थोड़ा सा भी हटा, तो आपके 20 से 30 नंबर आउट हो जाएंगे। ध्यान रखना, जैसा कि मैं बताया है स्टार्टिंग में, 90% इस क्वेश्चन के आने के चांस हैं। 90% जानते हो, बहुत महत्वपूर्ण। थोड़ा पेशेंस बना के ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मृत्युकालीन घोषणा, ये जो एक्ट में है, ये बहुत ही बड़ा सेक्शन है। क्या है? बहुत बड़ा सेक्शन है।
मतलब अगर इसके स्टडी करने बैठे, इसको एक एक एग्जाम्पल भी अगर हम लें, सभी पॉइंटों के, इतने पॉइंट हैं इसमें, इतने पॉइंट हैं, अगर सभी के एक एक एग्जाम्पल लें तो कम से कम 200 प्लस तो इसके पॉइंट बनेंगे। ठीक है, 200 पॉइंट हैं कम से कम, तो इतना बड़ा सेक्शन है। लेकिन हमें अपने एग्जाम के पर्पज से, हम अपने एग्जाम की तैयारी के पर्पज से सिर्फ इतना देखेंगे जितना हमारे पेपर के लिए सफिशिएंट हो और हमारी नॉलेज के लिए भी। ठीक है, जितना मैं करा रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए और पेपर के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो पहले बता चुका हूं, बहुत लेंथी है इसके पॉइंट, लेकिन मैंने इसे शॉर्ट में कराने की कोशिश की है, तो अच्छे से थोड़ा फोकस बना के देखना, अगर एक बार निकल गया दोबारा पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) में 26। मृत्युकालीन कथन के बारे में उपबंध दिए गए हैं। धारा 32(1) निम्न है, सुसंगत तथ्यों के, देखो सुसंगत क्या कहते हैं, सही बात को कहते हैं। सुसंगत मतलब जो तथ्य उसने दिए हैं या जो कथन किए हैं वो सही हो। सुसंगत का मतलब है सही। मतलब कोई घुमाव वाली बात ना हो, सही तथ्य हो। ठीक है, आगे चलते हैं। और तथ्य कहते हैं सबूत को। ठीक है, या दस्तावेजों को। सुसंगत तथ्यों के मौखिक या लिखित कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया है। मतलब यहां पर बोला है सुसंगत तथ्यों के मौखिक, मतलब सही बात बता के गया था जो मौखिक है या लिखित थी, जो व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया है, या मिल नहीं रहा है, या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, या जिसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना उपयाप्त नहीं की जा सकती जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अभियुक्त प्रतीत होता है। देखो इस लाइनों को अगर आपने, इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आपके लिए कहानी बन जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में दिया है, एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आपका पूरा क्वेश्चन एकदम कहानी बन जाएगा। ठीक है, तो लाइन का एक एक अर्थ समझेंगे। सुसंगत तथ्यों के मौखिक या लिखित कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया है या मिल नहीं रहा है, इसे एग्जाम्पल से समझो। सुसंगत बता दिया है सही, तथ्य यानी सबूत या दस्तावेज जैसे ए है और एक बी है। ए एक आदमी है, बी एक महिला है। ए व्यक्ति जो है कर्ज देने वाला है, देने वाला, और एक है कर्ज लेने वाला। मतलब जो महिला है वो कर्ज लेने वाली। ए ने 10,000 रुपए किसको दिए, बी को दिए, बी को दिए। और ये कितनी सूद थी, 10% की सूद पर दिए। ठीक है, और इन पैसों को दिए हुए 1 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 1 वर्ष। ए और बी, एक ए नाम का व्यक्ति आदमी है, बी नाम की महिला है। कर्ज देने वाला ए है, कर्ज लेने वाली महिला है। कर्ज देने वाला 10,000 रुपए किसको देता है, बी को दिए, 10 की सूद पर, 10% की सूद से दिए। और पैसे दिए कितना समय हो गया, 1 वर्ष हो गया। ठीक है, उस समय पर जब इन्होंने कर्ज लिया और दिया था उस समय पर कोई फोन की व्यवस्था या टेलीग्राम किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है,
अब दूसरी बात, उस समय सिर्फ पत्र चला करते थे, डाक पत्र, चिट्ठियां। क्या चलती थी? डाक पत्र और चिट्ठियां। ठीक है। ए ने बी महिला से अपना कर्ज मांगा। किसने? ए महिला ने, सॉरी, ए ने बी महिला से अपना कर्ज मांगा। पुरुष ने कर्ज मांगा। ठीक है। और ये कर्ज कैसे मांगा? एक डाक पत्र लिखा और डाक पत्र में अपने पैसों का विवरण बोला कि मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दो। ठीक है, डाक पत्र में। उससे पहले भी, जिस दिन इन्होंने कर्ज मांगा था उससे पहले भी ये आपस में एक दूसरे को पत्र लिखते रहते थे कि मेरे पैसे इतने हैं, आपके पैसे तब मिलेंगे। मतलब उस पत्र में पैसे का जिक्र होता रहता था। जब पैसे मांगे थे और जब पैसे दिए थे उस समय के भी पत्र एक दूसरे पर रहते थे। मतलब आपने देखा होगा, जब चिट्ठी का समय होता था तो चिट्ठियों को एक तार में पिरो लिया जाता था या किसी बैग में कहीं पर एकत्रित कर लिया जाता था चिट्ठियों को। तो इनकी बात चिट्ठी में आपस में होती रहती थी और वहां पर पैसों का जिक्र था। तो इसने कुछ समय बाद पैसे मांगे, तो इस महिला ने पत्र में जवाब दिया कि आप जेड स्थान पर आकर पैसे ले जाओ। किसने बोला? महिला ने बोला जेड स्थान से पैसे ले जाओ। ये जो ए नाम का पुरुष है, ए नाम का जो पुरुष है, ये जेड स्थान पर जाता है। ठीक है। जब ये पुरुष ए जा रहा था तो ये अपने घर पर बताकर गया था, कौन? ए, घर पे, कि मैं बी नाम की महिला के घर पर जा रहा हूं और पैसे लेने जा रहा हूं और मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये जब व्यक्ति जेड स्थान पर जाता है तो बी महिला वहां पर इस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही होती है और इसे एक एकांत स्थान पर ले जाती है। एकांत स्थान पर ले जाती है, उसे वहां पर छोड़ने के बाद एक जगह दूसरी से एक बक्सा लेती है। ठीक है। और उस आदमी का अन्य व्यक्तियों की सहायता से मर्डर करके काट के उस बक्से में डाल देती है। ठीक है। और वहां से क्या हो जाती है? फरार हो जाती है। ए जब जेड स्थान पर पहुंचता है, बी महिला अन्य लोगों की सहायता से उस बक्से में उसकी लाश को बंद करके वहां से फरार हो जाती है। ठीक है। कुछ समय बीतता है। कुछ समय बीतने के बाद जब ये घर पे वापस नहीं आता तो घर वाले उसको ढूंढते हैं और उसकी घर वाले जो है पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब ये घर वाले बताते हैं कि ए जो है बी नाम की महिला के घर पर पैसे लेने के लिए गए हुए थे और उस पे हमारे पहले ही पैसे आ रहे थे, उसको लेने गए थे। तो पुलिस छानबीन करती है। छानबीन में वो उस महिला के घर पे जाते हैं। घर पे जाने के बाद जब छानबीन होती है तो उसके घर से पत्र निकलते हैं। पत्र में पहले भी पैसों का जिक्र था और जिस दिन लास्ट बार जो पत्र हुआ था बुलाने वाला, उसका भी जिक्र था। जिस स्थान पर उसकी लाश मिली थी उस स्थान का भी जिक्र था उस पत्र में कि उस स्थान पे आप आ जाओ। ठीक है, मैं आपको वहां पर पैसे दे दूंगी। जहां पर वो लाश का बक्सा मिला था वहां पर उसी स्थान पर उस व्यक्ति की उस बक्से में लाश भी मिली थी। दूसरी बात, इसी के आधार पर उस व्यक्ति के जो है उसी को कहते हैं, ये है मृत्युकालीन घोषणा। मृत्युकालीन घोषणा, क्योंकि वो संकेत थे। कैसे? पत्र के जरिए से।
वो निरंतर लगातार ये इशारा दे रहे थे कि ये आपस में एक दूसरे से पैसों के लिए या आपस में कोई कनेक्शन हो, आपस में बात करते थे। और इस महिला ने ए नाम के व्यक्ति को इस स्थान पर बुलाया था और यहाँ पर इसकी हत्या कर दी अन्य पुरुषों की सहायता से। ठीक है, वो बक्सा वहीं पर छोड़कर चली गई। तो इसी के आधार पर उस कथन को, उस संकेत को, उस पत्रों को मृत्युकालीन घोषणा पत्र माना गया और उस व्यक्ति को, महिला को दोषी पाया गया। ठीक है, अब इस महिला के संग जो अन्य व्यक्ति थे, ये कोर्ट का काम है, पुलिस का काम है उसे पकड़े, क्या सजा देनी है। ठीक है, लेकिन इतना ही सफिशियंट था वो पत्र कि इस महिला ने उसे बुलाया था। क्या वो, और कैसा कथन था वो? लिखित कथन था। ठीक है, तो उस लिखित कथन ने पुलिस को संकेत दे दिया कि हाँ, ये महिला ही अपराधी है। आगे चलते हैं। तो यहां पर यही बात बोली है, सुसंगत तथ्यों के, मतलब जो सही तथ्य साबित हो रहे हो। भाई व्यक्ति ए उसके स्थान पर गया भी था और उस स्थान का जिक्र भी था और महिला ने बुलाया भी था जहां पर ए गया था। तो ये सारे सुसंगत यानी सही तथ्य बैठ रहे थे। या लिखित कथन, लिखित कथन बिल्कुल पत्र में था। भाई पत्र के जरिए से बुलाया था, पत्र में तो लिखित कथन होते हैं जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया है या मिल नहीं रहा है या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो। तो यहां पर क्या था, ये व्यक्ति भाई आपस में ही तो एक दूसरे से चिट, जब इस महिला ने जेड को, जेड स्थान पर बुलाया था ए को, तो ए ने भी तो जवाब दिया होगा कि हाँ मैं आ रहा हूं उस स्थान पर, तभी तो वहां पर गया। दूसरी बात, या कोई व्यक्ति, ये तो हो गया दोषी। एक दूसरा एग्जांपल ये है कि कोई व्यक्ति बस मृत्यु के कुछ क्षण जी रहा है, मृत्यु से पहले कुछ क्षण जी रहा है, मृत्यु बस होने ही वाली है और उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो पुलिस के पास या थाने या कोर्ट नहीं जा सकता। ठीक है, अपनी गवाही देने के लिए, अपने सुसंगत तथ्यों को बताने के लिए। तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उस व्यक्ति के पास खुद कोई पुलिस अधिकारी या कोई सरकारी अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति वहां पर उपस्थित हो जो सरकारी नहीं है लेकिन वो अपनी गवाही वहां पर देता है, तो वो क्या होगी? मान्य होगी। और वो अपनी गवाही देते देते क्या है? मर जाता है। तो वो है मृत्युकालीन घोषणा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित दशाओं में स्वयमेव सुसंगत है जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या संव्यवहार की किसी स्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। तब उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रसंगत हो, यहां पर बताया है उसने, जहां पर वो सबूत मिले हैं उससे पहले या तो उसका कहीं किसी से जिक्र किया हो या उसके बारे में किसी को बताया हो, तो वो तथ्य क्या होंगे? सुसंगत होंगे। जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में, संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। जैसा कि यहाँ पे बताया था, जब ए व्यक्ति जेड स्थान पर जा रहा था तो वो अपने घर पर बता के गया था कि मैं जेड स्थान पर बी महिला से मिलने के लिए जा रहा हूँ और अपने पैसे लेने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या थी? एक स्थिति बन रही थी और वो पहले ही बता के गया था और वहां पर उसकी क्या हो जाती? मृत्यु। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे कथन सुसंगत हैं चाहे उस व्यक्ति ने जिसने उन्हें उस समय जब वे किए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं। मतलब जब उस व्यक्ति ने उसके बारे में बता के गया था या जिक्र किया था, वो व्यक्ति मर चुका हो या मरने की पूरी आशा में हो। ठीक है, तो वो क्या होंगे? मृत्युकालीन घोषणा में सिद्ध होंगे। अब देखो, आपके मन में ना कुछ डाउट आ रहे होंगे, आपको इधर उधर क्वेश्चन लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब एक पॉइंट और देता हूं और समझने के लिए।
या तो व्यक्ति देखो मरने वाला हो, ठीक है, दूसरा, या मर गया हो, उसने लिखित या कोई संकेत छोड़ा हो, ठीक है, तीसरा, ये मरने वाला व्यक्ति है, मरने वाला व्यक्ति गवाही दे रहा है, ठीक है, गवाही दे रहा है। ये गवाही किसी को भी दे सकता है, देखो कोई इसका साथी हो सकता है, पुलिस हो सकती है, कोई सरकारी अधिकारी हो सकता है, ठीक है, या कोई अन्य हो सकता है, उसे गवाही दे रहा है और इसकी गवाही जो है पूरी हो गई है। क्या हो गई? पूरी। ये गवाही सांकेतिक भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है, ठीक है। सांकेतिक ऐसी, ये बोलने की स्थिति में नहीं है और पुलिस वाला बोले या कोई इसका जो भी व्यक्ति जो वहां पर उस समय गवाही लिख रहा है, क्या आपको फलां व्यक्ति पर शक है जो उसके साथ आपको मारने में था, तो वो इशारे से बता देगा कि हाँ, ठीक है, और ना होगा तो ना का इशारा कर देगा। तो ऐसे व्यक्तियों को सांकेतिक और मौखिक इशारे भी मान्य होंगे। चौथा, जब ये मरने वाला व्यक्ति गवाही दे रहा है और इसने सांकेतिक या मौखिक रूप से पूरी गवाही दे दी है। क्या दे दी है? पूरी गवाही। इस व्यक्ति को जो इसने गवाही दी है वो इसे बोलकर सुनाएंगे, जो इसने लिखवाया है उसे बोलकर सुनाएंगे। उसके बाद अगर ये सही है तो वो सही का इशारा करेगा, अगर नहीं है तो ना का इशारा करेगा, ठीक है, कि भाई इसमें ये तथ्य मैंने नहीं बोला है, आपने अलग से जोड़ दिया है। या इशारे से बोलेगा या मौखिक बोलेगा। भाई जैसी अगर वो गवाही सांकेतिक दे रहा है तो संकेत करके बोलेगा कि गलत लिखा है आपने, मौखिक है तो मुंह से बोलेगा, ठीक है। अगर वो सही है तो हस्ताक्षर करेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब बात आती है जैसे कोई व्यक्ति है गवाही करते करते मर जाता है, हस्ताक्षर नहीं कर पाता है और अपनी बात अधूरी छोड़ देता है कि मैं गवाही आधी देने पर, गवाही आधी देने पर मर जाए। देखो ये पॉइंट बनते हैं, मरने वाला हो, ठीक है, मर गया हो लेकिन लिखित या सांकेतिक कथन दे गए हो, और मरने वाला व्यक्ति है, गवाही दे रहा है, ठीक है, गवाही पूरी दे रहा है सांकेतिक या मौखिक रूप में, तो वो अपने हस्ताक्षर करेगा। गवाही आदि देने पर मर जाए और अपने हस्ताक्षर ना कर पाए, तो ये 4 पॉइंट बनते हैं। तो इसमें तो ये क्या है? मृत्युकालीन घोषणा है, ठीक है, इसमें नहीं है। अगर ये इसमें व्यक्ति का, जिसने अपराध किया है उसके साथ, जिसने उसे मारा है, उसका नाम शो कर दे, नाम बता दे, और घटना का वर्णन ना कर पाए, तो व्यक्ति उसकी, तो व्यक्ति व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, साथी, पुलिस या सरकारी अधिकारी। गवाही आदि है, आदि बताकर वो मर गया है, हस्ताक्षर नहीं करे हैं, ठीक है, तो उसे संपूर्ण नहीं माना जाएगा, मृत्युकालीन घोषणा, ठीक है। दूसरी बात, आदि गवाही है, ना ही सिग्नेचर है उस पर, लेकिन उसमें उस व्यक्ति ने उस अपराधी का नाम खोल दिया है जिसने उसके संग अपराध किया है, ठीक है, तो उसको मृत्युकालीन घोषणा माना जाएगा। देखो यहां पर 2 पॉइंट बन रहे हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इसमें कम से कम 200 पॉइंट है, 200 प्लस पॉइंट है,
लेकिन आपको मोटा मोटी समझने के लिए मैंने यहां पर बताया है, व्यक्ति मरने वाला हो, एक तो ये स्थिति हो सकती है, या मर गया हो, मर गया है उसने लिखित कथन कहीं पर कर दिए हैं, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, या कोई संकेत छोड़ के चले गए हैं। दूसरी बात, मरने वाला व्यक्ति गवाही दे रहा है और गवाही पूरी हो गई है। गवाही सांकेतिक हो सकती है या मौखिक हो सकती है। लेने वाला साथी, पुलिस या सरकारी अधिकारी या अन्य कोई भी हो सकता है, और वो उसे बोलकर सुनाई गई है, सुनाने के बाद उस पर हस्ताक्षर कर देता है अगर सही है तो। ठीक है। दूसरा, व्यक्ति आधी गवाही देकर मर गया है और हस्ताक्षर नहीं करे हैं, लेकिन वो वहां पर अपराधी का नाम नहीं बोल पाया है। ठीक है, आधी गवाही दी है कि मैं वहां पर जा रहा था और ऐसे ऐसे गया था, इतना ही कह के वो मर जाता है, अपराधी का नाम नहीं ले पाता है, तो ये क्या है, मृत्युकालीन घोषणा नहीं है। अगर इसके बारे में कोई संकेत या तथ्य कहीं छुपा हुआ हो तब मिल जाए तो मान्य होगा, नहीं तो ये गवाही मान्य नहीं है। या दूसरा, मर गया व्यक्ति जो मर गया है उसने अपराधी व्यक्ति का नाम बता दिया है और संपूर्ण घटना बता नहीं पाया है, तो वो भी मृत्युकालीन घोषणा में आएगा। इतना आप भी जानते हो आईक्यू लगाकर कि कौन से तथ्य कहां पर सेट बैठेंगे। आगे चलते हैं और समझते हैं। मृत्युकालीन घोषणा क्या है। एग्जाम्पल 1, राज्य बनाम गोविंद पिल्लई। इसमें यह निर्णय दिया गया कि मृत्युकालीन घोषणा एक कथन है जो मरणासन्न व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण पर देता है या उस परिस्थिति के विषय में देता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। यहां पर बताया गया है या तो अपनी मृत्यु के समय पर देता है और उन घटनाओं का वर्णन करता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। ठीक है। ऐसा कथन केवल उन्हीं प्रकार के मामलों में ग्राह्य होता है जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रसंगत हो। यहां पर बताया गया है कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा जो घोषणा की जाती है, जो गवाही दी जाती है, तभी उसे स्वीकार किया जाएगा जब उसमें कारणों का सुसंगत तथ्य मेल कर रहे हो कि हाँ भाई इस कारण से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। ऐसा नहीं है कि मरने वाला व्यक्ति तुक्का मार मार के जा रहा है, इधर उधर की बात कर रहा है, या उसका पहले से किसी व्यक्ति से बैर था और वो सोचे कि मेरी तो मृत्यु हो ही रही है, जाते जाते मैं अपने दुश्मन का नाम ले जाऊं। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो उसका जो अंतिम कथन है वो कैसा हो, सुसंगत होना चाहिए, कि मैच करना चाहिए कुछ चीजों से। आगे चलते हैं। मृत्युकालीन घोषणा को प्राप्त करने के विषय में कोई निश्चित ढंग निर्धारित नहीं है। यह मौखिक या लिखित हो सकती है, यह आंशिक या थोड़ा या कुछ भाग रूप से मौखिक तथा आंशिक रूप से लिखित भी हो सकती है। यहां पर बोला है हो सकता है, जो व्यक्ति है जो गंभीर है स्थिति उसकी, यानी मरने वाला व्यक्ति, मरने वाला हो सकता है कुछ उसने जो गवाही है मौखिक दी हो, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने के बाद कुछ शब्द ही बोल पाया, फिर वो संकेत में बात करने लगा, तो वो दोनों ही क्या है, मान्य है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो मौखिक और सांकेतिक भाषा है और इसके द्वारा जो गवाही दी जा रही है ये तथ्यों से मेल खाती हो। ये नहीं है ये मरने वाले व्यक्ति ने किसी ईर्ष्यावश या लालचवश, भाई तूने मेरा इतना नुकसान किया था ले जाते जाते मैं तेरा नाश कर जा रहा हूं, या किसी से बैर की वजह से, दुश्मनी की वजह से किसी का नाम ले दे, ऐसा नहीं। इसके साथ साथ जैसे वो मौखिक या सांकेतिक गवाही दे रहा है उसके साथ साथ वो कुछ प्रूफ भी दे के बता के जाए कि भाई इस प्रकार के आपको सबूत या प्रूफ मिलेंगे। जैसा कि मैंने चिट्ठी वाला बताया था, भाई व्यक्ति मर चुका था, उसकी लाश जो है बॉक्स में मिली थी, लेकिन संकेतों से, चिट्ठियों से पता चल रहा था कि ये व्यक्ति यहाँ पर आया था और उस महिला ने इसे इस स्थान पर बुलाया था, जिस स्थान पर बुलाया था महिला ने उसी स्थान पर उसकी डेड बॉडी मिली है। ठीक है।
तो वहां पर पूरे संकेत मिल रहे थे, लेकिन कोई बिल्कुल ईर्ष्यावश वहां पर बोल दे तो वो मान्य नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ तथ्य मैच कर रहे हो। ठीक है, तो यह आंशिक, थोड़ा आंशिक का अर्थ मतलब होता है थोड़ा या कुछ भाग, रूप से मौखिक तथा आंशिक रूप से लिखित भी हो सकती है। यह भी आवश्यक नहीं कि घोषणा मुंह द्वारा बोले गए शब्दों से ही हो। ये प्रश्नों के उत्तर में गर्दन या हाथ के संकेतों से भी हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया है, किसी व्यक्ति की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है और वो बोल नहीं सकता है, तो वो गर्दन के, हाथ के, पांव के, मतलब उसका अंग जो चल रहा हो उस स्थिति में, उसके इशारे से वो गवाही दे सकता है। यह कथन किसी भी व्यक्ति से किया जा सकता है। देखो, ये लाइन पकड़ना, ये कथन किसी भी व्यक्ति से किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का मतलब है जो वहां पर उपस्थित हो। भाई, अगर पुलिस को सूचना पहुंच गई कि उस व्यक्ति को बहुत मारा गया है या वो गंभीर स्थिति में वहां पर पड़ा है, और पुलिस पहुंच जाए और उसके पास कुछ ही क्षण बाकी हो और वो पुलिस को कुछ गवाही दे दे, हो सकता है उसका मित्र वहां पहुंच जाए, उसके परिवार वाले पहुंच जाए, या कोई वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाए, उनको कोई गवाही दे दे। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यह पुलिस अफसर या मजिस्ट्रेट भले ही वह दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत कथन लिखने के लिए प्राधिकृत है या नहीं, किसी भी व्यक्ति से किया जा सकता है। जैसा कि हमारा जो पुराना सेक्शन था 164 सीआरपीसी में ही गवाहियों को या कथनों को लिखा जाएगा, तो वो अधिकार किसको दिए गए थे? पुलिस को या मजिस्ट्रेट को अधिकार थे कि तुम 164 में किसी के बयान ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे कहा गया है अगर कोई मरने वाला व्यक्ति है तो वो 164 की परवाह नहीं करेगा, वो किसी भी व्यक्ति को अपनी गवाही दे देगा। 164 क्या कहती थी कि सिर्फ पुलिस को या मजिस्ट्रेट को ही आप गवाही दे सकते हो, लेकिन यहां पर बोला है कि उसकी हालत गंभीर है तो वो किसी को भी गवाही दे देगा। और 164 की जगह हमें यहां पर करना है 183 न्यू एक्ट के अनुसार, BNSS, और एक्स और बैक वाली इसी को याद करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे चलता हूं। जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे एग्जाम्पल दिए थे 2-3 मैंने, आपके पूरे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, मृत्युकालीन घोषणा के पहले निम्नलिखित अवस्थाएं होनी चाहिए। भाई, कौन कौन सी अवस्थाएं होनी चाहिए मरने से पहले? घोषणा करने वाला व्यक्ति मरने वाला हो। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट बनता है, जैसा कि मैंने बताया था, मरने वाला हो या मर गया हो। मर गया है तो उसके द्वारा लिखित या सांकेतिक कथन मिले कोई, वो चिट्ठी हो सकती है या पत्र हो सकते हैं, या कोई दीवार पर, शीशे पर कहीं भी कोई चिन्ह हो सकते हैं। तो 2 कंडीशन बनती हैं, या तो मरने वाला हो या मर गया हो। दूसरा है घोषणा का संबंध मृत्यु के कारण या मृत्यु के पहले की ऐसी परिस्थिति से होना चाहिए जिसके फलस्वरूप मृत्यु हुई हो। मतलब जो घोषणा मरने वाला व्यक्ति कर रहा है, देखो अभी तो जिंदगी की बात चल रही है, अगर कोई मरने वाला व्यक्ति है और वो घोषणा कर रहा है कि मुझे फलां फलां व्यक्ति ने मारा है और ऐसे ऐसे मेरे संग किया है, तो उसके कुछ तथ्य या सबूत पहले से मैच कर रहे हो, या वो कुछ बता के जाए कि देखो इस प्रकार से आप वहां से सबूत ले सकते हो, या फलां व्यक्ति भी वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने मुझे देखा था जब वो लोग मार रहे थे, आप उनसे पूछ सकते हो, या इस प्रकार के संकेत आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो वहां पर कुछ ऐसे अन्य परिस्थिति भी बताए। तीसरा, देखो दोबारा देखो, घोषणा का संबंध मृत्यु के कारण, भाई क्यों हो रही है मृत्यु, ये इस कारण को भी बता के जाए। यह मृत्यु के पहले की ऐसी परिस्थिति से होना चाहिए, जैसे कि बताया था 10,000 रुपए ले रखे थे, पहले से उनका आना जाना था, बातचीत होती रहती थी। ठीक है, तो उन संबंधों को भी बताएं जिसके फलस्वरूप मृत्यु हुई है, जिससे कि सबूत क्या है, मजबूत हो जाए। तीसरा है कार्रवाई इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें घोषणा करने वाले व्यक्ति का प्रश्न विचाराधीन हो, भले ही वो दीवानी
या फौजदारी हो। देखो यहां पर बोला है जो मरने वाला व्यक्ति है, मरने वाला, उसके द्वारा जो कथन है, क्या है, कथन इस प्रकार के हैं कि जिन उन पर विचार किया जाए। भाई कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहा हो, भाई किसी की बात कोई जो झूठा व्यक्ति होता है तो उसकी बातों से ही झूठ झलकने लगता है, लेकिन जो घोषणा कर रहा है उस पे जो विचार किया जा सके, ऐसे वो कुछ तथ्य बता रहा है, तो वो विचार योग्य है। दूसरी बात, वो विचार चाहे दीवानी हो या फौजदारी हो, दोनों पे ही विचार किया जाना चाहिए। एक बात बता दूंगा, दीवानी और फौजदारी क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपके क्वेश्चन के डाउट खत्म हो जाए। फौजदारी जहां पर लड़ाई झगड़े आते हैं, जहां पर जमीन के विवाद होते हैं, जमीनी विवाद, ठीक है, यानी संपत्ति विवाद। देखो मैंने मोटी बताया है, जैसे लड़ाई झगड़े, हत्या, अपहरण, बलात्संग, लूट, चोरी, डकैती, बलवा, ये इस प्रकार के इसमें फौजदारी में आते हैं, ठीक है। दीवानी में ज्यादातर जमीन से संबंधित विवाद होते हैं। दूसरी बात, फौजदारी में फौजदारी के ही मैटर आते हैं, दीवानी में कभी कभी संपत्ति प्लस फौजदारी के मैटर शामिल हो जाते हैं, ठीक है। और फौजदारी में केवल फौजदारी के मैटर रहते हैं। आगे चलते हैं, देखो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहां पर बोला है चाहे वो फौजदारी से संबंधित हो या दीवानी से संबंधित हो, उसकी मृत्यु होने ही वाली है और वो कुछ कथन देके या तथ्य देके जा रहा है, तो वो दीवानी हो या फौजदारी, उस पर विचार करना जरूरी है। आगे चलते हैं। मृत्युकालीन घोषणा कैसे सिद्ध हो सकती है। यह आवश्यक है कि पेश किए जाने वाला साक्ष्य शुद्ध और संपूर्ण होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया है, कोई भी ईर्ष्यावश, झूठा या असुसंगत तथ्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी बातों से ही झूठ झलक जाता है, तो वो पता पड़ जाएगा। तो यहां पर बोला है यह आवश्यक है कि पेश किए जाने वाला साक्ष्य शुद्ध हो और संपूर्ण होना चाहिए, मतलब एक तो झूठ ना हो और पूरा होना चाहिए। मृत्युकालीन घोषणा को प्रमाणित करने से उस व्यक्ति का साक्ष्य जिसके सामने घोषणा की थी एक सुसंगत तथ्य है। जिसके सामने घोषणा की है उसके सामने जो तथ्य पेश किए जाते हैं या बताए जाते हैं वो क्या है, सुसंगत है। किंतु ऐसी अवस्थाओं में जहां मृतक ने अपने कथन को लिखित का रूप दे दिया है और अपने कथन को उचित मानते हुए हस्ताक्षर किए हैं, वह धारा 32 ये 32 के जगह 26 न्यू के अधीन उसका लिखित कथन भी साक्ष्य रूप में ग्रह है। मतलब मरने वाला व्यक्ति है, बस मरने ही वाला है, प्राण निकलने ही वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें हिम्मत है, ठीक है, और वो सारे कथन को लिखित में लिख देता है और ऊपर से अपने सिग्नेचर भी कर देता है, तो उसके द्वारा वो जो कथन है ग्रह माने जाएंगे, ग्रहण कर लिए जाएंगे कि भाई इसने सही कथन किया है और खुद लिख के गया है। लेकिन जहां मृतक ने मृत्यु के कारणों के विषय में कुछ कहा है और कुछ ऐसे कथन को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिख लिया गया है और मृतक ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो साक्षी को स्वतंत्र रूप से मृतक की लिखावट को सिद्ध करने के लिए नहीं कहा जाएगा। देखो एक है कि व्यक्ति मरने ही वाला है और उसने अपने स्वयं अपने हाथों से हस्ताक्षर करके कथन करके हस्ताक्षर कर दिए हैं और वो मर गया है, ठीक है। दूसरा, व्यक्ति मरने ही वाला है, उसके पास कोई अन्य व्यक्ति आ गया है, वो पुलिस भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताए कौन कौन हो सकते हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति वहां उपस्थित था और उसने वहां पर उसकी मदद करी लिखने में, अपने द्वारा अन्य व्यक्ति ने लिख दिया और जो मृतक है उसके हस्ताक्षर ले लिए, उसे एक बार पढ़ाकर सुना दिया, या पढ़ाकर सुनाने से पहले ही वो हस्ताक्षर कर दे, भाई उस पर समय कम हो, तो वो क्या है, ग्रहण किया जाएगा।
लिखावट को सिद्ध करने के लिए नहीं कहा जाएगा। दूसरी बात, वहां पर यह नहीं कहा जाएगा कि ये लिखावट मृतक की है या नहीं है, आप इसे साबित करो। भाई वो तो किसी अन्य व्यक्ति ने लिखा है। अब कोर्ट में कोई दावा कर दे कि भाई ये तो किसी अन्य व्यक्ति ने लिखा है, मृतक की लिखावट ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें? तो वहां पर मृतक का सिग्नेचर होना चाहिए। दूसरा, सिग्नेचर भी नहीं है, मृतक अपनी बात कहते कहते बात तो बस कुछ खत्म ही करने वाला था, मर जाए, तो उसके द्वारा जो कथन किए गए हैं उसके द्वारा कहीं ना कोई तथ्य जरूर मिलता जुलता हो। सही है, कोई सबूत मिलता जुलता हो। व्यक्ति मरने में लास्ट कथन या लास्ट लाइन करने वाला था, साइन करने ही वाला था, मर जाए, लेकिन उसके कथन से कुछ अन्य सबूत भी मिलते हों, तो वो क्या है? घोषणा को ग्रहण किया जाएगा। दूसरा, मृत्युकालीन घोषणा की ग्रहता के आधार। मृत्युकालीन घोषणा को स्वीकार करने के दो प्रमुख आधार हैं। नंबर 1 आवश्यकता, दूसरा अनुमान। आवश्यकता, मुख्य गवाह की मृत्यु हो जाने के कारण मृत्युकालीन घोषणा को ग्रहण करना ही अनिवार्य हो जाता है। दूसरी बात, जो मुख्य गवाह होता है, जैसे भाई जिसकी मृत्यु हुई है वही व्यक्ति गवाह था और वो गवाही देने के बाद मर जाता है, तो उसकी गवाही को क्या है? मान्यता दी जाएगी। ठीक है, मुख्य गवाह की मृत्यु हो जाने के कारण, भाई जो मरा है वो उसने जो गवाही दी थी वही मर गया, तो उसकी गवाही को मान्यता दी जाएगी, तो वो क्या है? आवश्यकता है, और आवश्यक भी है। दूसरा, अनुमान। मृत्यु के समय यह अनुमान लगाया जाता है कि मरणासन व्यक्ति सामान्यतः सत्य ही बोलता है और उसका कथन न्यायालय में सशपथ कथन के मुकाबले कहीं अधिक प्रभावकारी होता है। अनुमान यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षण में होता है और वो बस कुछ सांसें ही ले रहा होता है, तो ऐसा माना जाता है कोर्ट के द्वारा और मानवता के द्वारा कि वो व्यक्ति अंतिम क्षणों में झूठ बोलने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो इस संसार से विदाई लेके जा रहा है, तो वो चाहेगा कि मैं अपने अंतिम क्षणों में सत्य बोल के जाऊं। तो जो कथन वो अंतिम क्षणों में करता है, इस आधार पर कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, उसको ग्रहण कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बोला है मृत्यु के समय यह अनुमान लगाया जाता है कि मरणासन्न व्यक्ति सामान्यतः सत्य ही बोलता है और उसका कथन न्यायालय में सशपथ कथन के मुकाबले कहीं अधिक प्रभावकारी होता है। ठीक है, यह है कि मरने वाला व्यक्ति सदा सत्य ही बोलता है, लेकिन कोई ठरकी व्यक्ति ऐसा हो, मारा किसी और व्यक्ति ने है और वो फरार हो जाए, उसे पता ही नहीं है किसने मुझे मारा है, वो शक के दायरे में अपने किसी दुश्मन का नाम ले दे जिससे उसकी बहुत पुरानी रंजिश चल रही है या जिससे वो लालच रखता था, ईर्ष्या रखता था, उस व्यक्ति का नाम ले ले, तो वहां पर उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में यह भी देखा जाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ गवाही है, क्या इनकी कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है जिसकी वजह से उसका नाम लिया जा रहा है। तो ऐसे भी वहां पर तथ्य देखे जाते हैं और उनमें छूट दी जाती है। ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों की गवाहियों को मान्यता कम दी जाती है। आगे चलते हैं। मृत्युकालीन घोषणा कब गिरहा है? गिरहा का मतलब होता है ग्रहण। मृत्युकालीन घोषणा कब ग्रहण है? इसमें एग्जाम्पल 2 है, आर बनाम बुडकाक। इसमें मृत्युकालीन घोषणा की गृहता के संबंध में कहा गया है, जिस सामान्य सिद्धांत के आधार पर मृत्युकालीन कथन ग्रह किए गए हैं वह यह है कि अंतिम क्षण में होते हैं। देखो, हमें क्षण की जगह क्षण कर लेना। ठीक है, ये क्या है? अंतिम क्षण। ये अंतिम क्षण में होते हैं जब कथनकर्ता, यानी जो मरने वाला व्यक्ति है जो कथन कर रहा है उसे कथनकर्ता कहते हैं। कथनकर्ता लगभग मौत तक पहुंच जाता है और इस दुनिया में जिंदा रहने की आशा पूर्ण रूप से मिट चुकी होती है। झूठ बोलने के सभी हेतु ठंडे पड़ चुके होते हैं और ऐसी अवस्था में सच बोलने की सबसे अधिक शक्ति
वाली उत्प्रेरणा उत्पन्न हो चुकी होती है। जब कोई व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में होता है तो उसका जो शरीर है, जो उसका जो दिमाग है, जो काम करना बंद कर देता है। वो जो बोलता है, लेकिन वो सिर्फ सत्य ही बोलता है। अगर वो चालबाजी करना चाहे, झूठ बोलना चाहे, तो अंतिम क्षणों में उसका शरीर, उस एक्टिविटी, इस प्रकार की इजाजत शरीर को नहीं देती है कि वो झूठ बोले। वो जो बोलेगा उसके ऑटोमेटिक शरीर से सत्य ही निकलेंगे शब्द, ठीक है। तो उसके आधार पर व्यक्ति जो कथन करेगा, कथनकर्ता, उसको स्वीकार किया जाएगा, उसकी घोषणा को, मृत्युकालीन घोषणा को स्वीकार किया जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत मृत्युकालीन घोषणा सुसंगत है तथा साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है, भले ही मृत्युकालीन घोषणा करने वाले व्यक्ति को अपनी मृत्यु की आशंका हो या न हो। यहां पर एक चीज और बोली है, जैसे कोई व्यक्ति है, गवाही दे रहा है और वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, बस कुछ क्षण बाकी हैं उसके पास, और वो बिल्कुल गवाही दे देता है और अपने हस्ताक्षर कर देता है, या हस्ताक्षर नहीं कर पाता है, बिल्कुल अंतिम क्षण में था, ठीक है, और उसे लग रहा है कि अब मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और वो बेहोश होने के बाद उसने जो गवाही दी थी उसे सर्वथा मान्यता दी जाएगी, ग्रहण किया जाएगा, ठीक है, और वो पुनः होश में आ जाता है, ठीक है। तो ये नहीं कहा जाएगा कि इस व्यक्ति की गवाही को स्वीकार नहीं किया जाए। भाई वो बिल्कुल ये जान चुका था कि बस अब मैं मरने ही वाला हूं, बस मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं, और वो अंतिम शब्द कहते कहते या साइन करने से पहले या करके वो बेहोश हो जाता है, तो उसकी गवाही को स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्योंकि उस व्यक्ति को पूरा अनुमान था कि मेरे अंतिम क्षण है। इसमें एक केस है, खुशहाल बनाम स्टेट ऑफ बम्बई, 1958 का केस है। दूसरा है इसमें पकाला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर, 1935 का केस है। आगे चलते हैं। सिद्धांत, धारा 32 और न्यू क्या है हमारी 26। देखो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर किसी बच्चे ने वीडियो को काट कर आगे बढ़ा दिया हो तो मैं पुनः बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति विकलांग है, कोई स्टूडेंट विकलांग है, या कोई सिस्टर विधवा है जिसका कोई जीवन साथी नहीं है, और कोई दिव्यांग है, या जिसकी बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति कमजोर है और वो पढ़ना चाहते हैं, तो हम उनको फ्री, जो हमारे नोट्स होते हैं, फ्री प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे वो हमसे मैसेज कर सकते हैं, बिना शर्म के, बिना झिझक के। आप सिर्फ एक लाइन लिख देना कि सर आपने जो छूट बोली थी उसके अकॉर्डिंग मैं पीडीएफ लेना चाहता हूँ, बस इतना बोल देना, मैं आपके इशारे को समझ जाऊंगा। आप इतना लिखना कि सर हम छूट वाले कैटेगरी से हैं, या हम छूट वाली जो तुमने बात बोली थी उसके आधार पर। आपको ये नहीं बताना कि आप कैसे दिव्यांग हो या क्या हो क्या नहीं हो। अगर आपका इच्छा हो तो बता देना, अगर आपकी इच्छा हो तो मत बताना। और अपना सेमेस्टर और अपने एक्ट के नाम लिख देना, आपको तुरंत प्रोवाइड कराए जाएंगे 1 मिनट के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। धारा 26 के अंतर्गत न्यू बीएनएसएस, और पुराना है 32 के अंतर्गत बयान स्वयं सुसंगत होता है, किंतु ऐसा किसी समव्यवहार की उस अवस्था में होता है जब उसकी मृत्यु का कारण बने। जब भी उस व्यक्ति की मृत्यु के कारण का सवाल पैदा होता है तो वह सुसंगत होता है। देखो, जब सवाल उठता है और वो जब गवाही देता है तो उसके जो मृत्यु होती है तो वो सुसंगत तथ्यों को बता कर जाए, ठीक है, और जिससे मृत्यु का कारण बनता हो, ठीक है, सवाल पैदा होता हो कि हाँ भाई उसी व्यक्ति ने किया है। आगे चलते हैं। क्या दोष सिद्ध के लिए मृत्युकालीन घोषणा को एकमात्र आधार बनाया जा सकता है? यहां पर बोल रहे हैं कि क्या सिर्फ उस व्यक्ति की एकमात्र घोषणा, क्या है, कोई मरने वाला व्यक्ति है और वो एक घोषणा कर दे कि मेरे संग फलां व्यक्ति ने ऐसे ऐसे किया है,
तो क्या उसे हम सर्वथा सत्य मान लें? तो इसके बारे में बोला है, आगे देखते हैं। संपूर्ण और विश्वसनीय मृत्युकालीन कथन संपुष्टि के बिना दो सिद्ध एकमात्र आधार बन सकता है, बशर्ते कि न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि कथन सत्यता पूर्ण है। तो यहां पर बोला है, कोई व्यक्ति झूठा कथन करता है और उसके बारे में पता चल जाता है, भाई इशारों से, या कोई अन्य व्यक्ति आकर सूचना दे देता है, या कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके भाव से, संकेत से झलक जाता है। अगर न्यायालय को लगता है कि जो घोषणा की गई है वो ईर्ष्यावश झूठ है, मिथ्या है, तो उसे नकार देगा। ठीक है भाई, ये तो नहीं है कि अगर किसी, भाई यहां पर सिर्फ क्या है, घोषणा को साबित करना, सॉरी साबित नहीं, घोषणा को सिर्फ स्वीकार करने से है। स्वीकार करने के बाद भी तो आगे केस चलेगा, और उस केस में अगर ये लगा कि भाई ये मिथ्या बोल के गया था, मरने वाला व्यक्ति मरते मरते भी झूठ बोल के गया है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या सजा दी जाए, इसलिए वो तो मर ही गया है तो उस व्यक्ति को बरी कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि भाई आप पे झूठा आरोप है। क्योंकि भाई केस जब चलेगा तो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, जिसे अभियुक्त बोलते हैं, तो वो साबित कर सकता है, ठीक है। इसमें केस है, एक एग्जाम्पल 5 है, खुशहाल राव बनाम बंबई राज्य। इसमें कहा गया था कि विश्वसनीयता की जांच करने के लिए किसी मृत्युकालीन कथन को इस तथ्य की दृष्टि से रखते हुए कि वह कथन इस अभियुक्त की अनुपस्थिति में किया गया था, जिसे प्रति परीक्षा द्वारा उसकी सच्चाई की परीक्षा करने का अवसर नहीं था। यदि न्यायालय एक बार इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि मृत्युकालीन कथन मृत्यु की परिस्थितियों और मृतक के हमलावरों के संबंध में सत्य था, तो उस कथन की अतिरिक्त संपुष्टि की जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। कोर्ट ने पहले बोला है, अगर कोई व्यक्ति, मरने वाला व्यक्ति मिथ्या कथन करके जाता है और अभियुक्त को जब केस लड़ा जाता है तो वहां पर साबित कर देता है, तो उसको आरोप से बरी कर दिया जाएगा। वहीं अगर कोई मरने वाला व्यक्ति, मृत व्यक्ति कोई संकेत दे के जाए या अन्य अपराधियों में से, संयुक्त अपराधियों में से किसी एक के बारे में बता के जाए, तो वो पुलिस का काम होता है और व्यक्तियों की छानबीन करना। एक का नाम बता दे और बोल दे अन्य भी इसमें शामिल थे, तो वो सभी क्या है, दोषी पाए जाएंगे और उसी को सुसंगत तथ्य बोला जाएगा। क्योंकि जो मरने वाला व्यक्ति है उसने संकेत के आधार पर या मौखिक आधार पर संयुक्त अपराधियों में थे, संयुक्त मतलब एक से ज्यादा अपराधी थे, उनमें से किसी एक व्यक्ति का नाम बता दिया और ये कह दिया और भी उसके साथ शामिल थे। तो यहां पर ये नहीं है कि मरने वाले ने सभी का नाम नहीं बताया, तो उनको भी अपराधी माना जाएगा और उसको सुसंगत तथ्य माना जाएगा। वह जो जिस एक नाम जो बताया है वो ही सबका नाम बता देगा। यदि न्यायालय एक बार इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि मृत्युकालीन कथन मृत्यु की परिस्थितियों और मृतक के हमलावरों के संबंध में सत्य था, तो उस कथन की अतिरिक्त संपुष्टि की जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसके विपरीत यदि न्यायालय में मृत्युकालीन कथन को विषय में प्रत्येक दृष्टि से परीक्षा करने और उसकी सत्यता की परीक्षा करने के बाद इस नतीजे पर आता है कि वह कथन स्वयं में विश्वसनीय नहीं है और उसमें कमियां हैं, तो उस कथन की संपुष्टि हुए बिना दो सिद्ध का आधार नहीं बन सकता। दूसरा, अगर साबित हो गया है और संकेत के आधार पर एक व्यक्ति का नाम है और अन्य बोल के गया है, तो अन्य व्यक्ति भी अपराधी होंगे। अगर किसी कारण से ये मिथ्या लगता है और जब केस चलता है और केस में ये अभियुक्त साबित करता है कि भाई ये तो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है या मेरे जो अन्य साथी थे उन पर आरोप लगाया जा रहा है, तो ये जब केस चलेगा तो इनको माफ किया जाएगा और जो मृत्युकालीन घोषणा जो स्वीकार की गई थी उसको खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
निम्नलिखित अवस्थाओं में किसी अभियुक्त की दोष सिद्धि केवल मृतक के मृत्युकालीन कथन पर ही आधारित नहीं की जानी चाहिए। अर्थात जहां किसी कथन पर, यहां पर बोला है, यहां पर साफ साफ बोला गया है कि किसी भी अभियुक्त को, अभियुक्त बोलते हैं अपराधी को, अभियुक्त माने होता है अपराधी, अपराधी को दोष सिद्ध होता है कि उसे सजा, अभियुक्त की दोष सिद्धि मतलब उसे सजा, मतलब कि ये अपराधी घोषित हो गया है। किसी भी अभियुक्त को सिर्फ इस कथन के आधार पर, मात्र इस कथन के आधार पर कि मरने वाला व्यक्ति कह के गया है या लिख के गया है, संकेत दे के गया है, सिर्फ उसके आधार पर दोष सिद्ध ना किया जाना चाहिए। भाई उस समय सिर्फ उस बात को स्वीकार किया है न्यायालय ने कि भाई मरने वाला व्यक्ति इस प्रकार का कथन करके गया था, तो ये न्यायालय का काम है कि उसकी जांच कराए, सीबीआई के द्वारा अन्वेषण कराए, गवाह, सबूत या अन्य कोई दस्तावेज हो वो सब पेश कराए, ठीक है, तभी आगे केस चला जाए और उसी के आधार पर किसी अभियुक्त या अपराधी को दोषी बनाया जाए। ये नहीं है सिर्फ एक कथन करा और व्यक्ति को दोषी साबित कर दिया, नहीं, उसके साथ साथ जब लंबा केस चलता है तो उसमें और भी जो तथ्य हैं वो पेश किए जाने चाहिए। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, महिला और ये वाला कर्ज वाला, तो यहां पर देखो अंतिम कथन तो इसमें नहीं था, लेकिन यहां पर क्या थे, संकेत थे। संकेत में क्या था, 10,000 का जिक्र था एक बार चिट्ठी में, और महिला ने उसको जेड नामक स्थान पर भी बुलाया था, और पुलिस ने, सॉरी, वो पुरुष ने, जो ए नाम का जो पुरुष था, ये जेड नामक स्थान पर गया भी था और ये अपने घर पर भी बता के गया था। चिट्ठी में भी उसने रिप्लाई करा था दोबारा कि हाँ मैं जेड नामक स्थान पर आ रहा हूं, उस समय तक मैं आ जाऊंगा, आप वहां पर मिल जाना। तो यहां पर काफी सबूत थे, ठीक है, तभी उस महिला को आरोपी बनाया गया था। ये नहीं है सिर्फ कि ए और बी एक दूसरे को जानते ही ना हो, लेकिन इसके घर वाले झूठे को कह दें कि भाई बी नाम की महिला ने उसे मारा है, इसी के आधार पर महिला को जेल नहीं भेजा जा सकता है या उसे सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन यहां पर और भी कोई सबूत मिल रहे हों, जैसा कि यहां पर और भी सबूत मिल रहे थे। आगे चलते हैं। दूसरा है बदले की भावना का प्रभाव हो। जहां ये लगे कि जो मरने वाला व्यक्ति है, बदले की भावना, लालच, ईर्षा, गुस्सा, इस वजह से वो अंतिम क्षण में झूठ बोल के गया है, तो उनको नकार दिया जाएगा। तीसरा, कथन करने वाला व्यक्ति तथ्यों को सुसंगत और सुसंबद्ध ढंग से बताने का इच्छुक ना हो, और जहां पर मरने वाला व्यक्ति जो गवाही या साक्ष्य दे रहा है या किसी भी व्यक्ति को, वो इधर उधर की बातें कर रहा है और वो अपने मन से कोई सच्चाई नहीं बताना चाहता और झूठ बोलना चाहता है, या वो किसी अपने व्यक्ति को बचाना चाहता है, हो सकता है उसका कोई खास व्यक्ति हो और उसने उसके साथ अपराध किया है, लेकिन वो चाहता है कि चल मेरा अंतिम क्षण है, कोई बात नहीं, मैं उसे माफ करके जा रहा हूं, इधर उधर की बातें वो कर देता है या किसी पर आरोप लगा देता है, तो वो उसको ग्रहण नहीं किया जाएगा घोषणा को। तो चौथा है, यह दिखाने के लिए काफी सामग्री है कि कथनकर्ता के विभिन्न कथनों से स्वयं असंगता और परस्पर विरोधी है। जब कोई व्यक्ति कथन करता है और कोई व्यक्ति झूठा है, तो कहीं ना कहीं से उसके कथन से, उसके हाव भाव से या उसके खिलाफ कोई दस्तावेज नहीं मिलते हैं, इस प्रकार से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है और ये मिथ्या कथन गढ़ रहा है या करके गया है, मर गया है, तो उस आधार पर भी उस घोषणा को नकार दिया जाएगा। फिफ्थ है, जिस पर बाहरी दबाव भी पड़ रहे थे, यानी कोई व्यक्ति मरने वाला है, अंतिम सांसें ले रहा है, या किसी के खिलाफ गलत संकेत या लिखित दस्तावेज बनाकर चला गया है
और वो किसी के दबाव में था। हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल बता दूं, यहाँ पर ए है, ये कोई मजदूर है, ठीक है, और यहाँ पर ये बी कोई दबंग लोग हैं। ये दबंग लोग एक ही फैमिली को पकड़ लेते हैं और टॉर्चर करते हैं किसको, ए को, कि तुम सी का मर्डर करो, सी का क्या करो, मर्डर करो, नहीं तो हम तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। ठीक है। अब ये व्यक्ति कहता है कि मैं उसे मार तो नहीं सकता, तो ये कहता है कि तुम एक काम करो, उस पर कोई आरोप लगाओ। ठीक है। इस पर बहुत ज्यादा दबाव देते हैं, प्रेशर देते हैं। अब ये व्यक्ति प्रेशर की वजह से, अपनी फैमिली को बचाने की वजह से खुद झूठा संकेत करता है, ठीक है, या कोई लिखित दस्तावेज दे के जाता है और ये आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, कि भाई मैं हत्या कर लूंगा, उसके ऊपर आरोप लग जाएगा तो मेरी फैमिली छूट जाएगी। तो इस प्रकार से इनको सत्य नहीं माना जाएगा। तो यहां पर बोला है जिस पर बाहरी दबाव भी पड़ रहे थे। भाई किस पर पड़ रहे थे, ए के ऊपर पड़ रहे थे बाहरी दबाव, कि या तो खुद उस पे, या तो उसकी हत्या करो, किसकी, सी की, या उस पर कोई आरोप लगाओ, नहीं तो हम तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे बच्चे को, जो भी हो, हम उसे मार देंगे। तो सी ए ने क्या करा, झूठे संकेत या लिखित दस्तावेज बनाए और अपनी आत्महत्या कर ली। ठीक है, या मर ऐसी स्थिति कर ली कि बस कुछ क्षण बाकी थे और गवाही दे के चला गया। ठीक है, तो ये क्या है भाई, इसके साथ साथ कोई अन्य सबूत भी तो होने चाहिए, तभी तो माना जाएगा। ये तो चलो स्वीकार कर लिया कोर्ट में, साबित करोगे कैसे, तो उसके आधार पर उसे बोला जाएगा कि ये घोषणा झूठी थी। इसी को कहते हैं मृत्युकालीन घोषणा। तो हमने मृत्युकालीन घोषणा में पढ़ा कि कब स्वीकार होगी, कब अस्वीकार होगी, कौन सी मान्य होगी, कौन सी अमान्य होगी। मृत्युकालीन घोषणा किस प्रकार की हो सकती है, लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, सांकेतिक हो सकती है। आगे 6 नंबर का, मृत्युकालीन घोषणा कौन व्यक्ति लिख सकता है, वो मैंने बता दिया है, कोई पुलिस हो, सरकारी अधिकारी हो, या कोई अन्य हो, साथी हो, दोस्त हो, परिवार हो कोई। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, कोई सुसंगत तथ्य हो, सुसंगत तथ्य या सबूत हो। ठीक है, इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन काफी बनते हैं, 5 के भी बनेंगे, 10 के भी बनेंगे, 20 के बनेंगे, और 90% आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर किसी कारण से आपकी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करना। एक भाई ने बोला था कि सर मुझे स्वीकृति वाला समझ में नहीं आया है, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा 5 मिनट की और उसमें एग्जाम्पल देकर स्वीकृति को क्लियर कर दूंगा। तो आपके जिसके समझ में नहीं आया हो तो पुनः देख लेना। किसी को मृत्युकालीन घोषणा समझ में नहीं आया हो तो मुझे पुनः बताना, मैं 5 या 10 मिनट की एक छोटी सी क्लिप बनाकर आपको भेज दूंगा। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। और एक, जब आप वीडियो देखते हो तो यहाँ पर एक सुपर थैंक का ऑप्शन आता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वहां पर आप सुपर थैंक्स भी लिखकर भेज सकते हो। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।